अब अपनी अपनी वोट वैल्यू के अकॉर्डिंगली बी वेरी श्योर द एमपीस एंड द एमएलएस आर गिविंग देयर वोट टू इलेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय सिस्टम कॉल्ड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम. सो नाउ द एमपीस एंड द एमएलएस जिनकी वोट वैल्यू हमने निकाल ली, नाउ दे आर गिविंग देयर वोट बाय सिस्टम कॉल्ड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम. अब एमपीस और एमएलएस वोट करेंगे. कैसे वोट करेंगे देखते हैं जरा. अच्छा, नॉर्मली इसको सिंपल भाषा में समझिए. जब भारत की जनता, हम लोग वोट करते हैं, आप लोगों ने शायद वोट दिया हो इस बार विधानसभा के इलेक्शन में, तो हम लोग जब वोट करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि जैसे हमने एक वोट करी एक पॉलिटिकल पार्टी को या इंडिविजुअल की, हमारी वोट एग्जॉस्ट हो गई ना भाई, आपकी वोट खत्म, एक बटन दबाया आपका काम खत्म हो गया. या तो आपको बीजेपी को वोट देना है, कांग्रेस को देना है, अदरवाइज देना है. ठीक है. बट व्हेन आई टेक द रिगार्ड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी वेरी श्योर द वोटिंग विथ रिगार्ड टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वुड बी डन बेस्ड ऑन प्रेफरेंसेस. जैसा मान लीजिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि 4 कैंडिडेट्स आर कंटेस्टिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ABCD मान लो, एंड आई एम द वोटर एंड यू आर आल्सो द वोटर. अगर हम वोटर है मतलब या तो एमएलए या तो क्या है, एमपीस है, एंड बेस्ड ऑन आवर वोट वैल्यू वी आर गिविंग आवर वोट. ठीक है. तो जब भी कभी हम लोग वोट देंगे, सुनो, तो ऑलवेज वी आर गिविंग आवर वोट बेस्ड ऑन प्रेफरेंसेस. जैसे मुझे लगा कि मेरी पहली प्रेफरेंस है ए, तो मैंने ए के सामने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया. अगर मान लो कभी ए इलेक्शन नहीं जीत पाया तो मेरी सेकंड प्रेफरेंस मान लीजिए क्या हो गई, सी हो गई. सी के सामने मैंने 2 लिख दिया. अगर मान लो सी भी इलेक्शन नहीं जीत पाया, देन ऑफ कोर्स माय थर्ड प्रेफरेंस वुड बी व्हिच वन, बी. तो जितने कैंडिडेट होते हैं उतनी प्रेफरेंस हो जाती है. It means when the ballot paper had been given to the voters, MPs and MLAs, always the MPs and the MLAs have to give their vote based on preferences. And preferences depends on number of candidate. जितने कैंडिडेट होंगे उतनी प्रेफरेंसेस होंगी. अगर 2 हैं तो 1 और 2, अगर 3 हैं तो 1, 2, 3. Always we are giving our vote based on preferences. ठीक है. अच्छा, MPs MLAs ने वोट कर दी based on their preferences. इनिशियली सबसे पहले यह होता है कि द इलेक्शन कमीशन इज गोइंग टू कैलकुलेट ओनली द फर्स्ट प्रेफरेंस वोट. मतलब इलेक्शन कमीशन पहले कैलकुलेट करता है कि कितने कैंडिडेट को फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिली है एमपीस और एमएलएस की. इफ एनी ऑफ द कैंडिडेट एबल टू सिक्योर मोर देन 50% फर्स्ट प्रेफरेंस वोट. अच्छा, मान लीजिए टोटल वोट है कितनी, 6 लाख. 6 लाख हो गई ना, जो हमने एग्जांपल लिया, 3 लाख एंड 3 लाख. तो एनी पर्टिकुलर कैंडिडेट एबल टू सिक्योर मोर देन 3 लाख फर्स्ट प्रेफरेंस वोट या मोर देन 50% फर्स्ट प्रेफरेंस वोट. अरे हां कि ना. सो दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट शैल बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अब उसको हम लोग इलेक्ट कर देंगे क्या, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. मतलब इन द वेरी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंटिंग इलेक्शन कमीशन ओनली कैलकुलेट द फर्स्ट प्रेफरेंस वोट. वो ये सबसे पहले देखेगा कि चारों कैंडिडेट अगर 4 हैं मान लो या 2 हैं, उनमें फर्स्ट प्रेफरेंस वोट क्या क्या मिली हुई. अगर किसी भी आदमी को जो कि कैंडिडेट है, इलेक्शन लड़ रहा है प्रेसिडेंट का, उसको 50% से ज्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिल जाती है तो वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है. लेकिन मान लो कि ऐसा अगर नहीं हुआ, और मान लो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आ गई जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको. मान लो कि इफ ए, एक कैंडिडेट है ए, नाम क्या लो, ए एबल टू सिक्योर मान लीजिए 40% फर्स्ट प्रेफरेंस वोट, बी एबल टू सिक्योर 30%, सी एबल टू सिक्योर 20%, एंड द रिमेनिंग डी एबल टू सिक्योर कितना, 10% फर्स्ट प्रेफरेंस वोट. अब जो 6 लाख को आप एब्सोल्यूट मान लो, 100% मान लो, और इसमें हम लोगों ने परसेंटेज निकाल लिया, तो 6 लाख का 40% जो भी आया वो आप देख लेंगे इसमें. तो मान लो ए एबल टू सिक्योर 40% एंड सो फोर्थ. तो मतलब इन दिस केस नो कैंडिडेट एबल टू सिक्योर द मैजिक फिगर ऑफ मोर देन हाउ मच, 50% फर्स्ट प्रेफरेंस वोट. हाँ कि ना. तो अब डेडलॉक आ गया, मतलब अब दिक्कत आ गई. अब जब दिक्कत आ गई, डेडलॉक आ गई, तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, इलेक्शन कमीशन उस कैंडिडेट को जिसको सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिले, किसको मिले हैं, डी को, इसको इलेक्शन की रेस से बाहर कर देगा. मतलब ऑफकोर्स द पर्सन हु गेट द लीस्ट फर्स्ट प्रेफरेंस वोट शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम द रेस ऑफ इलेक्शन. अब वो इलेक्शन से बाहर हो चुका है. मुझे ये बताओ ये कंसेप्ट कितना सही होगा. थोड़ा ध्यान देंगे सब लोग इस पर कि 10% ऑफ द वोटर्स आउट ऑफ टोटल वोटर्स. अच्छा, हाउ मेनी टोटल वोटर्स आर देयर, 4,776 सॉरी, है ना. सो आउट ऑफ टोटल वोटर्स 10% ऑफ द वोटर्स बेस्ड ऑन देयर वोट वैल्यू हैज गिवन देयर फर्स्ट प्रेफरेंस वोट टू डी, है ना. इसका मतलब यह भी हुआ कि द सेम 10% वोटर हैव गिवन ईदर देयर सेकंड प्रेफरेंस टू ए, बी और सी. हाँ कि ना भाई. जब 10% वोटर ने टोटल वोटर्स में से डी को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस चुना है, तो इन्हीं 10% वोटर ने या तो ए को या तो बी को या तो सी को क्या चुना होगा, अपनी सेकंड प्रेफरेंस तो चुना ही होगा. हाँ कि ना.
क्योंकि द वोटर्स आर गिविंग देयर वोट बेस्ड ऑन प्रेफरेंसेस। क्लियर हुआ ये? अच्छा चलो, मान लो कि आउट ऑफ टोटल वोटर्स, मैं रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं कि 5% ऑफ द वोटर्स हैव चूजन और इलेक्टेड ए एज ए सेकंड प्रेफरेंस, 3% ऑफ द वोटर्स ऑफ कोर्स ने बी को चुना अपनी सेकंड प्रेफरेंस, एंड द रिमेनिंग 2% किसको चुना? सी को चुना। सो नाउ द बी वेरी शॉर्ट, सेकंड प्रेफरेंस वोट shall be transferred to A, B and C. And when the second preference vote of D would be transferred to A, B and C, be very sure, इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, बिकॉज नाउ वी आर ट्रांसफरिंग द वोट, बट विच वोट? सेकंड प्रेफरेंस वोट टू A, B and C. A and B and C are those candidates which are remaining, क्योंकि D तो बाहर ही हो गया रेस से इलेक्शन के, लेकिन अभी भी नो कैंडिडेट एबल टू सिक्योर द मैजिक फिगर ऑफ मोर देन 50% वोट। तो इस बार इलेक्शन से बाहर होने की बारी किसकी होगी? सी की होगी, क्योंकि ए, बी और सी में सबसे लीस्ट फर्स्ट प्रेफरेंस किसके पास है? सी के पास है। अच्छा, इसका मतलब वही हुआ कि 20% ऑफ द वोटर्स हैव गिवन सी एज ए फर्स्ट प्रेफरेंस वोट। बी वेरी श्योर, इट मींस द सेम 20% आउट ऑफ 100% हैव गिवन द सेकंड प्रेफरेंस वोट ईदर इन फेवर ऑफ ए, बी और डी। अब डी तो खैर बाहर हो गया, तो उससे कोई मतलब नहीं है। 20% लोगों ने सी को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस चुना था। अच्छा, डी को चुना था 10% लोगों ने, 10% लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस भी खत्म हो गई, सेकंड प्रेफरेंस भी खत्म हो गई। तो मेरे कहने का मतलब है कि 20% लोगों ने डी को अपनी क्या चुना, सॉरी सी को अपनी क्या चुना था? फर्स्ट प्रेफरेंस। मतलब इन्हीं 20% लोगों ने या तो ए को, या तो बी को, या तो डी को क्या चुना होगा? अपनी सेकंड प्रेफरेंस। अरे हां कि ना, बोलो तो जरा। ठीक है, तो मान लो कि आउट ऑफ 20%, मैं रैंडम एग्जांपल दे रहा हूं, इफ 10% ऑफ द वोटर्स हैव चूजन or given their second preference in favor of A, 5% have given their second preference in favor of B, and the remaining 5%, मैं example देना, has given their second preference in favor of D. तो D तो बाहर हो गया, तो उसको छोड़ी तो उसका कोई मतलब ही नहीं। पर अब इस केस में now we have transferred the second preference of C to A and B, और इस केस में the A able to secure कितना? More than 50% vote, and A shall be elected as president of India. इसलिए बोलते हैं कि व्हेन वी आर इलेक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बेसिकली वी आर इलेक्टिंग प्रेसिडेंट बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। इस सिस्टम की कोशिश ये है कि सिंपल भाषा में बताता हूं कि जो आदमी प्रेसिडेंट चुन के आए, इलेक्ट होके आए, वो जनता की, मतलब वोटर्स की पहली पसंद। अगर पहली पसंद नहीं हो तो कम से कम दूसरी पसंद तो हो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? एंड दैट्स व्हाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी इलेक्टेड बाय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। क्लियर? ठीक है, इन दिस वे वी आर इलेक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द सिस्टम इज कॉल्ड अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। वी आर ट्रांसफरिंग द वोट, बट विच प्रेफरेंस वोट? सेकंड प्रेफरेंस वोट ऑफ द कंसर्न कैंडिडेट विच इज रिमूव्ड फ्रॉम द रेस ऑफ इलेक्शन, विच हैज सिक्योर्ड द लीस्ट फर्स्ट प्रेफरेंस वोट। ठीक है, नॉर्मली होता यह है कि दो कैंडिडेट होते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए नॉर्मली, क्योंकि दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हमारे देश में, कांग्रेस है या बीजेपी है, तो उतनी दिक्कत नहीं आती है, और आराम से किसी एक को 50% ज्यादा वोट मिल ही जाते हैं जिनकी ज्यादा मेजॉरिटी होती है। मेजॉरिटी होती है पार्लियामेंट में, मेजॉरिटी होती है कहां पर? स्टेट में। तो नॉर्मली द रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी लाइक बीजेपी हैव देयर ओन प्रेसिडेंट। जैसे जब कांग्रेस थी, अगर आपको याद हो, तो प्रेसिडेंट कौन बने थे ड्यूरिंग कांग्रेस? प्रतिभा पाटिल बने थे, फिर प्रणब मुखर्जी बने थे। ठीक है, जब बीजेपी आ गई तो रामनाथ कोविंद बन गए, और अब कौन बन गई? द्रौपदी मुर्मू बन गई। शी इज कमिंग फ्रॉम बीजेपी। तो जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी होती है एट द यूनियन एंड द स्टेट लेवल, देयर कैंडिडेट गेट इलेक्टेड ऑफ कोर्स एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज इवेंचुअली एमपीस एंड एमएलएस आर गिविंग देयर वोट टू इलेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझे कि हाउ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वुड टेक प्लेस। कोई दिक्कत है यहां पे? पक्का? ठीक। अच्छा, in the election of President of India, MLAs of all the states are giving their vote, including the MLAs of Delhi and Puducherry. दिल्ली और पुडुचेरी यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, पर दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा है, और क्योंकि वहां पर विधानसभा है, the MLAs of course what विधानसभा of Delhi and Puducherry are giving their vote. But when I take the regard of other UTs like Lakshadweep, Andaman and Nicobar, Chandigarh, Daman and Diu, दादर नागर हवेली, और अब JNK हो गया, तो JNK तो चलो अभी खैर स्टैंड बाय पे है। तो अगर हम लोग बात करें इन यूटीज की, लक्षद्वीप की, दमन दीव की, तो यहां पर ये यूटी है, पर यहां पर विधानसभा असेंबली नहीं है। जब असेंबली नहीं है तो एमएलए नहीं है, जब एमएलए नहीं है तो वोट कहां से करेंगे? तो जिन यूटीज के पास क्या है? असेंबलीज हैं, दिल्ली एंड पुडुचेरी, दे आर गिविंग देयर वोट टू इलेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विथ द स्टेट एमएलए। आई होप यू गॉट माय पॉइंट।
एंड इन दिस वे वी आर इलेक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कोई दिक्कत?